डियर स्टूडेंट, अभी जो मेरा टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वो महान समाजशास्त्री टॉलकर पार्सन साहब के बारे में होने जा रहा है, जो दुनिया के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, A to Z एग्ज़ाम के लिए टॉलकर पार्सन साहब की कीर्ति, उनकी जीवन गाथा, उनकी पुस्तकों जो है सो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो डियर स्टूडेंट, इन टॉलकर पार्सन से 1-2 प्रश्न अवश्य हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम टॉलकर पार्सन के जीवन गाथा, उनकी कीर्ति और उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। टॉलकर पार्सन साहब का जन्म 1902 में और उनकी मृत्यु 1989 में हो गया। उनकी जन्म जो है 1902 में और उनकी मृत्यु जो है 1989 में हो गया। आधुनिक अमेरिकी अग्रणी समाजशास्त्रियों में टॉलकर पार्सन साहब की गणना एक दिग्गज सिद्धांतकार के रूप में की जाती है। उन्होंने सिद्धांत रचना की पार्सनवादी शैली का परिणयन कर समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की। पार्सन्स साहब ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव अंकित किया और वे अपनी ढेर सारी समाजशास्त्रीय कृतियों के साथ विश्व के समाजशास्त्रीय पटल पर छा गए। उनकी कृतियों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में एक लंबी बहस की शुरुआत की, बड़ी आलोचना प्रत्यालोचना की शिकार हुई, किंतु यह भी उतना ही सही है कि पार्सन साहब के सिद्धांत और समाजशास्त्रीय अवधारणाएं सन 1970 तक समाजशास्त्रीय जगत में आकर्षण का केंद्र बने रहे। सन 1970 तक आकर्षण का केंद्र बने रहे। पार्सन साहब प्रमुख रूप में एक चिंतक थे। उन्होंने न किसी अनुभवजन्य शोध परंपरा को परिणत किया और न ही उनका इस परंपरा से कोई प्रत्यक्ष सरोकार था। अमेरिका में अनुभविक शोध विद्या का खासा वर्चस्व रहा है। अमेरिका में जो है अनुभविक शोध विद्या का खासा वर्चस्व रहा है, किंतु वे इस मुख्यधारा के विपरीत एक अमूर्त सिद्धांतकार थे। उनका समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसे बहुधा संरचनात्मक प्रकाशवाद या आदर्शवादी प्रकाशवाद नॉर्मेटिव फंक्शनलिज्म के नाम से जाना जाता है, को सामान्यतः आधुनिक समृद्ध अमेरिकी समाज की उपज माना जाता है, जहाँ संरचनात्मक सामाजिक संघर्ष काफ़ी मात्रा में समाप्त हो गए थे या जिनकी प्रकृति वहाँ अल्पकालिक थी। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में सामान्य रूप में सामाजिक संबद्धता लगाव का अभाव विद्यमान है और वहाँ के लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों का काफ़ी पालन और आदर करते हैं। किंतु उनके इस सिद्धांत की तब कटु आलोचना हुई जब विशेषतः वियतनाम युद्ध के प्रभाव के वशीभूत महायुद्ध के उपरांत पैदा हुए मतैक्य और एकजुटता के धीरे धीरे धराशायी होने के चिन्ह वहाँ उभरने लगे। टॉलकर पार्सन साहब का जन्म सन 2002 में कोलोराडो, अमेरिका में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक परिवेश धार्मिक और बौद्धिक था। उनके पिता एक धर्म परिषद के मंत्री और प्रोफेसर थे, जो बाद में एक छोटे से कॉलेज के अध्यक्ष बन गए। पार्सन साहब ने 1924 में एमहर्स्ट कॉलेज से पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी स्नातक उपाधि के लिए उन्होंने विश्व के सुप्रसिद्ध संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इसके अगले वर्ष वे जर्मनी में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय चले गए। यह वही विश्वविद्यालय है जहाँ प्रख्यात समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया था।
पार्सन्स के इस संस्थान में आने के 5 वर्ष पूर्व ही वेबर साहब की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु वेबर साहब का बौद्धिक प्रभाव वहाँ भी शेष था। वेबर की विधवा पत्नी मॉरिनो द्वारा घर में आयोजित संगोष्ठियों में पार्सन्स साहब बिना नागा भाग लेते थे। पार्सन्स साहब वेबर की कृतियों से काफ़ी प्रभावित थी। पार्सन्स साहब जो हैं वेबर की कृतियों से काफ़ी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने वेबर के कुछ विचारों को लेकर हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में ही शोध कार्य कर PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1927 में पार्सन्स साहब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षक बन गए। उन्होंने इसी संस्थान में कई विभाग बदले, किंतु सन 1979 में अपनी मृत्यु तक इसी संस्थान में किसी न किसी पद पर कार्य करते हुए इससे जुड़े रहे। उनके प्रारंभिक शैक्षणिक जीवन में विशेष सामाजिक हलचल नहीं थी। सन 1937 में उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक क्रिया की संरचना द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक लिखी। इस प्रथम पुस्तक ने ही बौद्धिक जगत में उन्हें क्रियावादी सिद्धांतकार एक्शन थ्योरिस्ट के रूप में प्रस्थापित कर प्रसिद्ध कर दिया। इस पुस्तक द्वारा उन्होंने दुर्खाइम, वेबर, परेटो जैसे न केवल यूरोपीय विचारकों के विचारों से अमेरिकी समाजशास्त्रीय समुदाय को अवगत कराया, अपितु इसी पुस्तक में उन्होंने अपने बाद में विकसित सिद्धांतों को मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पुस्तक के प्रकाशन ने तत्कालीन समाजशास्त्रीय जगत में हलचल मचा दी और उनके शैक्षणिक जीवन में भी गति उत्पन्न कर दी। फलस्वरूप सन 1944 में उन्होंने हार्वर्ड समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1944 में उन्हें हार्वर्ड समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया और 2 वर्ष बाद ही इसी संस्थान में उन्होंने एक नवीन सामाजिक संबंधों के विभाग की स्थापना की। इस विभाग में न केवल समाजशास्त्री थे, अपितु कई अन्य समाज वैज्ञानिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। सन 1949 में उन्होंने अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1950 और 60 के दशकों में उनकी सामाजिक व्यवस्था द सोशल सिस्टम 1951 जैसी अनेक पुस्तकों के प्रकाशन ने उन्हें अमेरिकी समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया गया। जैसे अनेक पुस्तकों के प्रकाशन ने उन्हें अमेरिकी समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी समाजशास्त्र में नव विकसित उग्रवादी संप्रदाय ने पार्सन्स साहब पर वैचारिक प्रहार करने शुरू कर दिए। इस संप्रदाय द्वारा पार्सन्स साहब को एक राजनीतिक अनुदार माना गया और इनके विचारों और सिद्धांतों को रूढ़िवादी करार कर दिया गया। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि उनके सिद्धांत मात्र एक विस्तृत वर्गीकरण योजना से अधिक कुछ नहीं है। किंतु 1980 के दशक में पार्सन्स साहब के सिद्धांतों में न केवल अमेरिका में अपितु संपूर्ण विश्व में एक बार पुनः रुचि उत्पन्न हुई। हॉल्ट एवं टर्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्सन्स साहब की कृतियों ने कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खाइम और उनके किसी भी समकालीन अन्यायियों से भी अधिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यही नहीं, पार्सन्स साहब के विचारों ने न केवल रूढ़िवादी विचारकों को अपितु नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारों के साथ साथ विशेष रूप में आधुनिक विल्यम हेबरमास साहब जैसे अग्रणी विचारकों को भी अपने प्रभाव से अछूता नहीं छोड़ा है। प्रारंभ से ही पार्सन्स साहब ने समाजशास्त्र में एक ऐसे समग्रात्मक समाकलित इंटीग्रेटेड सिद्धांत की रचना का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र के प्रमुख जन्मदाताओं की भिन्न दृष्टियों का समन्वय कर उसे एक एकीकृत समष्टि का रूप दिया।
इस सिद्धांत में प्रमुख रूप में उन्होंने एक और वेबर के व्यक्तित्ववाद का तो दूसरी और दुर्खैम के समष्टिवाद को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया। विचार मूल और मानदंड पार्सन्स साहब की वैचारिक प्रणाली के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। मूल और मानदंड किस प्रकार व्यक्तिगत क्रिया को प्रभावित कर अंतः सामाजिक व्यवस्था की रचना करते हैं, यह विषय ही पार्सन्स साहब के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य आधार और विश्लेषण का केंद्र बिंदु रहा है। पार्सन्स साहब का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण समाजशास्त्र के लिए एक ऐसा वैचारिक ढांचा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर तैयार करने का था जो सभी सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में पिरो सके। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत क्रिया और बृहद स्तरीय सामाजिक प्रणाली व्यवस्था के विश्लेषण द्वारा इनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए सामाजिक क्रिया सिद्धांत से शुरुआत की। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कर्ताओं और उनके सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश जिसमें सामाजिक क्रियाएं संपन्न की जाती है कि आपसी संबंधों को खगोला जाता है। इस परिवेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वे दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ कर्ता अंतःक्रिया करता है। कर्ता की क्रिया करते समय इन दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं, अपेक्षाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन अंतःक्रियाओं, मानदंड, नॉर्म्स और मूल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये ही अंतःक्रिया को नियंत्रण करते हैं और दूसरे के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान प्रकट करते हैं। क्रिया और अंतःक्रिया के संदर्भ में ही पार्सन्स साहब ने समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण की बात कही है, अर्थात कर्ता इन मूल्यों और मानदंडों को सीखता है जो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। पार्सन्स साहब ने व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था को एक दूसरे का पूरक माना है। यद्यपि उन्होंने अपने विश्लेषण में व्यक्तित्व की रचना में सामाजिक व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक माना है। पार्सन्स साहब ने अपनी प्रथम पुस्तक सामाजिक क्रिया की संरचना 1937 में बताया कि किस प्रकार क्लासिकल सामाजिक विचारकों ने क्रिया के स्वैच्छिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि मानव प्राणी को अनेक तत्वों और साधनों में से अपने लक्ष्य और साधनों का चुनाव करना पड़ता है जो भौतिक और सामाजिक परिवेश द्वारा सीमित और प्रभावित होते हैं तथा इस सामाजिक परिवेश के मुख्य तंत्र, मूर्त और मानदंड होते हैं जिनके द्वारा हम चुनाव करते हैं। इस संदर्भ में कर्तागण अधिकाधिक तुष्टि प्राप्त करने संबंधी व्यवहार और संबंध परिस्थिति और भूमिका की एक प्रणाली के रूप में संस्थाबद्ध हो जाते हैं और इसी के द्वारा सामाजिक व्यवस्था प्रणाली का निर्माण होता है। पार्सन्स साहब सामाजिक प्रणाली के साथ ही 3 अन्य प्रणालियों की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये प्रणालियाँ हैं: पहला व्यक्तित्व प्रणाली, स्वयंकर्ता; दूसरा सांस्कृतिक प्रणाली, परिस्थिति और भूमिका से जुड़े मानदंड, नॉर्म्स जो मूल्यों को सुसंगत बनाते हैं; तथा तीसरा भौतिक पर्यावरण जिसके साथ समाज को समायोजन करना होता है। सामाजिक क्रिया की सामाजिक प्रणाली व्यवस्था तथा प्रणालियों से संबंध कर पार्सन्स साहब ने प्रणालियों और उपप्रणालियों के बृहद प्रतिरूप मॉडल की रचना की है। उन्होंने बताया कि कोई प्रणाली तब तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक प्रणाली सिस्टम के जीवित होने के लिए 4 प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। ये आवश्यकता है, पहला हो गया अनुकूलन, ये इम्पोर्टेंट है, VVIP है। जो 4 आवश्यकताएं हैं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया अनुकूलन,
भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य। दूसरा हो गया लक्ष्य उपलब्धि, लक्ष्य निर्धारण तथा तुष्टि प्राप्ति हेतु संसाधनों का चुनाव तथा उन्हें संगठित करना। तीसरा हो गया एकीकरण, आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में उचित तालमेल बिठाना। और चौथा हो गया प्रतिमान अनुरक्षण, सापेक्षिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तथा कार्यों के संपादन हेतु पर्याप्त प्रेरणा जागृत करना। इन आवश्यकताओं को सामाजिक प्रणाली और इसके बाद परिवेश के मध्य संबंध और प्रणाली के आंतरिक कार्य संचालन दोनों के कारणों हेतु पूरा करना पड़ता है। अतः इन आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रणाली व्यवस्था 4 प्रकार की विशिष्ट उपव्यवस्थाओं को विकसित करती है। पार्सन साहब की सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरणात्मक टैक्सोनॉमिक योजनाओं में से यह AGIL मॉडल के नाम से जानी जाती है। AGIL मॉडल के नाम से जानी जाती है। उपर्युक्त वर्णित 3 उपप्रणालियाँ सांस्कृतिक, व्यक्तित्व और जैविकीय भौतिक एक विशिष्ट रूप आकार का निर्माण करती है, जिसे पार्सन साहब ने क्रिया की समान प्रणाली जनरल सिस्टम ऑफ एक्शन कहा है। प्रत्येक प्रणाली प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। इसी प्रकार अकेली सामाजिक प्रणाली की 4 उपप्रणालियाँ होती है। ये उपप्रणालियाँ सोपानी क्रमिक रूप में होती है। जैसे सामाजिक प्रणाली की सर्वप्रथम उपप्रणाली समाजीकरण प्रणाली, प्रतिमान अनुरक्षण, द्वितीय स्तर पर सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं एवं समुदाय एकीकरण, तृतीय स्तर पर राजनीतिक प्रणाली, लक्ष्य उपलब्धि और अंतिम चतुर्थ स्तर पर आर्थिक प्रणाली अनुकूलन होती है। इन उपप्रणालियों की प्रत्येक प्रणाली की पुनः इसी प्रकार की आवश्यकताएं होती है। परिणामतः प्रत्येक उपप्रणाली को पुनः 4 उपप्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। वस्तुतः प्रणालियों के उपविभाजन करने की कोई सीमा नहीं है। प्रणालियों को उपविभाजन करने की कोई सीमा नहीं है। पार्सन साहब ने इसी संदर्भ में अर्थव्यवस्था की संरचना का तथा इसके और सामाजिक प्रणाली के अन्य उपप्रणालियों के बीच के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की है। पार्सन साहब ने इन उपप्रणालियों को संस्थात्मक व्यवस्था में दर्शाने के लिए इतिहास के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रयोग किया है। प्रिंस फोन आया, देखो तो किसका है। अभी चलिए आगे चलते हैं। जैसे सामाजिक प्रणाली की सर्वप्रथम किसका है? देखे सोपानी क्रमिक रूप में होती है। जैसे सामाजिक प्रणाली की सर्वप्रथम उपप्रणाली समाजीकरण प्रणाली, प्रतिमान अनुरक्षण, द्वितीय स्तर पर सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं एवं समुदाय एकीकरण, तृतीय स्तर पर राजनीतिक प्रणाली, लक्ष्य उपलब्धि, अंतिम चतुर्थ स्तर पर आर्थिक प्रणाली अनुकूलन होती है। इन उपप्रणाली देखे किसका था? किसका था?
दोस्त का है कि बने उधर से आया है? हाँ वही बहुत देर तक रिंग हुआ तब हम उठाए हैं। राजनीतिक प्रणाली लक्ष्य उपलब्धि और अंतिम चतुर्थ स्तर पर आर्थिक प्रणाली अनुकूलन होती है। इन उप प्रणालियों की प्रत्येक प्रणाली की पुनः इसी प्रकार की आवश्यकताएं होती है। परिणामतः प्रत्येक उप प्रणाली को पुनः 4 उप प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। वस्तुतः प्रणालियों के विभाजन करने की कोई सीमा नहीं है। पार्सन साहब ने इसी संदर्भ में अर्थव्यवस्था की संरचना का तथा इसके और सामाजिक प्रणाली की अन्य उप प्रणालियों के बीच के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की है। पार्सन साहब ने इन प्रणालियों को संस्थात्मक व्यवस्था में दर्शाने के लिए इतिहास के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रयोग किया है। मानव समाजों का विकास अमीबा एक कोशिकीय जीव की भांति विखंडन और बाद में एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा सरल से जटिल के रूप में हुआ है। प्रणालियाँ और उप प्रणालियाँ यांत्रिक अधिग्रहण साइबरनेटिक हायरार्की के रूप में संगठित होती है, अर्थात सर्वप्रथम वे प्रणालियाँ आती है जिनका सूचनाओं का स्तर सर्वाधिक ऊंचा होता है। उदाहरणार्थ मानदंड और मूल्यों सहित संपूर्ण सांस्कृतिक प्रणाली, बाद में नियंत्रण प्रणाली का क्रम आता है, जैसे मानवीय जैविकीय प्रणाली जिनका ऊर्जा स्तर थोड़ा कम ऊंचा होता है। पार्सन साहब ने कहा कि सामाजिक अंतःक्रियाएं किन प्रकारेण ढंग से नहीं होती, अपितु इनका एक व्यवस्थित क्रमबद्ध चरित्र ही एक स्वरूप को जन्म देती है, जिसे उन्होंने सामाजिक प्रणाली व्यवस्था का नाम दिया है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रणाली की दोनों अवधारणाओं को पार्सन साहब ने अपनी एक नई अवधारणा परिवर्ती प्रतिमान पैटर्न वेरिएबल के द्वारा संबद्ध किया है। परिवर्ती प्रतिमान को उन्होंने कर्ताओं के मूलभूत उभय संकटों द्विधाओं डिप्लोमा के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक प्रणालियाँ इन उभय संकटों के संसाधनों को जोड़ों के रूप में प्रस्तुत करती है। पार्सन साहब ने इन उभय संकटों के निम्न जोड़ों की चर्चा की है। पहला, सार्वलौकिक बनाम विशिष्टतावादी। कर्ता को दूसरों के साथ व्यवहार करते समय यह फैसला करना होता है कि वह दूसरे व्यक्ति के साथ समान मानदंडों सार्वलौकिक के आधार पर व्यवहार करे या व्यक्ति विशेष से जुड़े मानदंड विशिष्टतावादी के आधार पर व्यवहार करे। निष्पादन वाला गुण अभिमुखता। कर्ता को यह निश्चय करना होता है कि व्यक्तियों के विषय में निर्णय यह उनके कार्यों के निष्पादन के आधार पर ले या उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं गुणों के आधार पर करे। तीसरा, भावात्मक तटस्थता बनाम भावात्मकता। कर्ता किन्हीं संबंधों में पूर्णतः भावात्मक रूप में तटस्थ रहकर मात्र एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है या फिर उस संबंध में उसका पूर्ण भावात्मक लगाव हो सकता है। चौथा, निश्चितता बनाम विसरणता। निश्चितता बनाम विसरणता। कर्ताओं को किन्हीं स्थितियों में दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने हेतु यह चुनाव करना होता है कि क्या वे किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य के पूरा होने तक ही दूसरों से जुड़े रहे या आगे भी उनके साथ जुड़े रहने के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, क्या उन्हें दूसरों से व्यवहार करते समय खुलापन बरतना चाहिए या किन्हीं विशिष्ट मुद्दों तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। विभिन्न स्थितियों में इन विरोधी प्रतिमानों का समूहीकरण अलग अलग हो सकता है। जैसे परिवार में हमें विशिष्टता, भावात्मकता, गुण अभिमुखता तथा विषमता देखने को मिलती है, जैसे परिवार में हमें विशिष्टता, भावात्मकता, गुण अभिमुखता तथा विषमता देखने को मिलती है, जबकि किसी कारखाने का संगठन सार्वलौकिकता,
भावनात्मकता, तटस्थता, निष्पादन, अभिमुखता तथा विशिष्टता के आधार पर होता है। पार्सन साहब के मतानुसार सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं में संतुलन बनाए रखने की एक प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, यद्यपि यह संतुलन कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उनकी दृष्टि में संतुलन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है। प्रणाली में यह परिवर्तन विभेदीकरण द्वारा ही होता है। अपनी बाद की कृतियों में पार्सन साहब ने समाज में उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए इतिहास के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रयोग भी किया है। पार्सन साहब के उपरोक्त विचारों और अवधारणाओं कर्ता क्रिया, अंतःक्रिया, मानदंड, मूल, समाजीकरण, आंतरिकरण, परिवर्ती, प्रतिमान, सामाजिक व्यवस्था, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं आदि का विकास 40 वर्षों में हुआ है, जिस दौरान उन्होंने ढेर सारी पुस्तकों, सामाजिक क्रिया की संरचना 1937, सामाजिक व्यवस्था 1951, क्रिया के एक समान सिद्धांत की और सिद्ध के साथ 1951, समाज उद्विकासीय एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य 1966, तो आधुनिक समाजों की व्यवस्था 1971 आदि लिखी है। पार्सन साहब को समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकाशवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनका संरचनात्मक प्रकाशवाद बृहद स्तरीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत द्वारा बृहद स्तरीय सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के संदर्भों को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि समाज की संरचनाओं में एक प्रकार का सहयोगात्मक संबंध होता है जो समाज में संतुलन बनाए रखता है। परिवर्तन इस व्यवस्थात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। पार्सन्स की कृतियों की जो भी आलोचनाएं हुई वह अधिकांश पार्सन्स के प्रकाशवादी विश्लेषण को लेकर ही हुई है। इन आलोचनाकारों में प्रमुख नाम C.W. मिल्स का है, जिन्होंने पार्सन्स के सिद्धांतों पर महत्व सिद्धांत ग्रैंड थ्योरी का लेबल चिपकाकर कटु आलोचना की है। उन्होंने तो पार्सन्स के सिद्धांत को सिद्धांत ही नहीं माना है, उसे केवल एक शब्द आडंबर बताया है। इसके अतिरिक्त भी पार्सन साहब की आलोचना कई आधार पर की गई है। पार्सन साहब के सिद्धांत अमूर्त है, जिनका अनुभविक साक्ष्यों से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। दूसरा, उन्होंने मानदंडों और मूल्यों की जरूरत से अधिक महत्ता दी है और व्यक्तिगत क्रिया के संपादन में भौतिक हितों की उपेक्षा की है। तीसरा, पार्सन साहब के सिद्धांतों में सामाजिक संघर्ष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। चौथा, वे क्रिया सिद्धांत प्रणाली सिद्धांतों में तालमेल बिठाने में असफल रहे हैं। पांचवा, व्यक्तिगत क्रिया को सामाजिक प्रणाली द्वारा निर्धारित बताकर अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक निर्धारणवाद के दुर्गुण से ग्रसित हो गए। छठा, इनके सिद्धांत को रूढ़िवादी और स्थायित्ववादी करार देकर आलोचना की गई है। सातवां, आलोचनाकारों ने पार्सन्स के प्रकाशवाद को उद्देश्यपरकता टेलियोलॉजी का भी आरोप जड़ा है। आठवां, पार्सन साहब ने मार्क्स और सीमल जैसे विचारकों को अपनी कृतियों में उपेक्षा की है। यही कारण है कि उनके समय काल में समाजशास्त्र में संघर्ष और मार्क्सवादी सिद्धांत को नगण्य स्थान मिला। यह सही है कि आजकल समाजशास्त्रियों में टालकर पार्सन साहब के बहुत कम अनुसरण करता है। फिर भी बहुत से समाजशास्त्रियों द्वारा पार्सन साहब को 20वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री माना जाता है। निसंदेह यह पार्सन साहब ही थे जिन्होंने अमेरिकी पाठकों को दुर्खइम और मैक्स वेबर जैसे दिग्गज समाजशास्त्रियों की कृतियों से परिचय करवाया। यही नहीं, यह पार्सन ही थे जिन्होंने आधुनिक प्रकाशवादी परिप्रेक्ष्य की नींव रखी। पार्सन साहब ने मर्टन, रॉबर्ट
के मॉर्टन साहब, के डेवी साहब, डब्ल्यू मूर साहब जैसे अनेक शिष्यों को प्रभावित किया। मैंने पार्सन साहब ने रॉबर्ट के मॉर्टन साहब, के डेवी साहब और डब्ल्यू मूर जैसे अनेक शिष्यों को प्रभावित किया है, जो बाद में स्वयं जाने माने सिद्धांतकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन शिष्यों ने भी सिद्धांत रचना की पार्सनवादी शैली को अपनाया तथा उसका प्रसार किया। पार्सन्स की प्रमुख रुचि समाज में व्यवस्था बनाए रखने की समस्या को जानने और खोजने में थी, अर्थात वे कौन से तत्व हैं जो सामाजिक प्रणाली व्यवस्था को बांधे रखती है। उन्होंने अपने ढेर सारे भारी भरकम लेखनों में सामाजिक जीवन के एक ऐसे व्यापक मॉडल बनाने की कोशिश की है जो सामाजिक प्रणालियों की प्रकृति के साथ साथ पारस्परिक क्रियाओं अंतर्क्रिया के उन प्रतिमानों की व्याख्या करने में सक्षम हो जिनके माध्यम से व्यक्ति सहयोगी सहभागी जीवन जीते हैं। दुर्खैम की भांति पार्सन साहब का नज़रिया भी यह था कि सामाजिक प्रणालियों व्यवस्थाओं का अपना ही एक चरित्र और एक अस्तित्व होता है, जिनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है यदि इन प्रणालियों को जीवित रहना। अमेरिकी समाजशास्त्र में कभी उन्हें जो दर्जा हासिल था उसके गिर जाने के बाद भी पार्सन साहब का सिद्धांत निर्माण में और समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों को एक एकल मॉडल के ढालने में उनके प्रयासों का उनका एक स्थायी योगदान कहना उचित होगा। सन 1970 के दशक में कई नई प्रकारों के सिद्धांतों के उद्भव के कारण पार्सन साहब के सिद्धांतों का धीरे धीरे महत्व कम होता चला गया, किंतु अभी पिछले कुछ वर्षों में पार्सन साहब के सिद्धांतों में पुनः रुचि उत्पन्न हुई है। उदाहरण जे अलेक्जेंडर साहब का लेख जर्मन समाजशास्त्र, पार्सन साहब का पुनरुत्पादन 1984, आर मुंज का लेख वर्तमान में पार्सन साहब का सिद्धांत एक नवीन संश्लेषण की तलाश में। सन 1980 के दशक में पार्सन साहब के सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें नव प्रकाशवाद का नाम दिया गया और कहा गया कि उपरोक्त सभी आलोचनाएं अप्रमाणिक हैं, फिर भी उनके सिद्धांतों में उपरोक्त आलोचनाओं सीमाओं के संदर्भ में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। अब हम चलते हैं प्रमुख कृतियाँ यानी कि प्रमुख पुस्तकें। तो VVIP में पहला पुस्तक हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में प्रकाशित हुआ। सीरियल वाइज हम पुस्तक का वर्णन करने जा रहे हैं और बहुत VVIP बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक टॉलकर पार्सन साहब का है, जो प्रतियोगी परीक्षा पूरी दुनिया में जहाँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट चलता है A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दूसरा हो गया द सोशल सिस्टम, जो 1951 में आया। तीसरा हो गया टुवार्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विथ इश्यूज, जो 1951 में आया। अगला हो गया फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस विथ वेल्थ, जो 1953 में आया। अगला हो गया एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो 1964 में आया। अगला हो गया सोसाइटी इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जो 1966 में आया। अगला हो गया पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1969 में हो गया। अगला हो गया द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, जो 1971 में आया। तो ये उनकी प्रमुख VVIP पुस्तकें। एक बार और उनका हम वर्णन कर देते हैं। पहला हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में आया। अगला हो गया द सोशल सिस्टम, जो 1951 में आया। अगला हो गया टुवार्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विथ इश्यूज, जो 1951 में आया। अगला हो गया फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस विथ वेल्थ, जो 1953 में आया। अगला हो गया एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो 1964 में आया है। अगला हो गया सोसाइटीज इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जो 1966 में आया। अगला हो गया पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1969 में आया। अगला हो गया द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो 1971 में आया। तो ये टॉलकर पार्सन साहब की महत्वपूर्ण VVIP प्रमुख पुस्तकें हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो फिर अगले वीडियो में अगले समाजशास्त्री के जीवन गाथा, कृति और उनकी पुस्तकों का वर्णन करेंगे।
आज यहीं तक टॉलकट पार्सन साहब की जीवन गाथा, कीर्ति और उनकी पुस्तकों का बार बार स्मरण मरण चिंतन कीजिएगा। जितना मरण स्मरण चिंतन कीजिएगा उतना फायदेमंद साबित होगा और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट उपयोगी महत्व। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।